जो जो 4 लोग गए हैं, आपको पता नहीं है वो क्यों गए, वो सपना जी को ढूंढने गए हैं। बेटा जो 4 लोग किसी के लिए जाते हैं ना, याद रखना, वो किसी को ढूंढने नहीं जाते, वो छोड़ने जाते हैं बेटा। आज तक 4 आदमी जिसके लिए गए, ले वापस कोई नहीं आया। तालियां बजा दीजिए बात यदि सही हो। दिक्कत 4 लोगों की ही है, वो 4 गए हैं, 16 को लेके आएंगे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। समय की अपनी मर्यादा है, पहले ही बता दिया है। समय किसी के पास नहीं है सर, किसी से भी पूछो एक ही बात कहता है, क्या करे यार, टाइम नहीं है। जहर खाने की फुर्सत नहीं है, जहर खाने की फुर्सत नहीं है। इस देश की हालत ये हो गई कि अडानी अंबानी से लेके भिखारी तक किसी के पास टाइम नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जब इस देश में किसी के पास टाइम नहीं है और देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो गई, मेरा मतलब ये नहीं है। तालियां बजाइए, थोड़ा रंग बदलिए। शानदार कवि भैया, बहुत अच्छे। ये मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है। मेरा मतलब तो ये है कि मान लो टाइम होता तो भाई साहब इस धरती पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती। किसी कभी ये हीरेंद्र भाई को मुझे लेने के लिए भेजा आगरा फोर्ट स्टेशन पे। मैं जैसे ही उतरा, ये आए मोटर बाइक लेके आके फट से गिरे। मैं दौड़कर इनको उठाने के लिए गया, ये बोले रहने दे, ये तो मेरी उतरने की स्टाइल है। तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ की स्टाइल क्या है। और इस माइक पे खड़े होकर अतुल वाला एक बात की गारंटी लेता है कि अगर भाई साहब आज इस हॉल में अगर आपको मज़ा नहीं आया तो अतुल वाला मूंछ कटा देगा हीरेंद्र भाई की। विष्णु कह रहे हैं कि इसकी तो है ही नहीं, तो तुम क्या चाहते हो, जिसकी है उसकी कटवा दूं? अरे जिंदाबाद। आप मुझे आनंद से सुनना, मैं कोई टेंशन की बात नहीं करूंगा। काय के लिए करना कि गम आंसू खामोशी को शर्मिंदा रखने के लिए कुछ जगह रखिए, हंसी का परिंदा रखने के लिए, और उदासी मत सजाइए चेहरे के गुलदान में। हंसी बहुत जरूरी है खुद को जिंदा रखने के लिए। सब लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, सामने बहुत सारे लिखने पढ़ने वाले। अच्छा, मंच की भी स्थिति देखो आप, 7 में से 4 कवि तो आगरा के ही है। इधर सरदार जी, सपना, ये 2 इधर बैठे, एक अभी आ रही है वो सपना जी, 4। अब जाके मुझे समझ में आया कि आगरा में ताजमहल के साथ पागल खाना क्यों है। और बेटा ये बता दूं अतुल, ये जो सामने बैठे हैं इनमें कम से कम 25 कवि हैं। हाँ, तो और ये नहीं कहा मैंने तुझसे भी अच्छे हैं, ये ध्यान रखिए। नहीं तो आपको ये पता नहीं है भाई साहब, कवि जो होता है ना वो आधा पागल होता है जी, और जो इनको बुलाता है वो पूरा। ये मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा है। आप भाई साहब, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। हमारे सरदार जी है, हमारे बड़े भाई हैं, ये इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं मुझे जिसकी हद नहीं। क्योंकि यूपी के हैं, ये यहाँ से कवि सम्मेलन चालू हुआ तो मुझे समझ में आ गया कि इसने भाई ने बुलडोजर पर खड़े होकर ही कविता पढ़ी है। अब मैं तो मध्य प्रदेश से आया हूँ, हम तो बहुत सीधे साधे लोग हैं, खाओ पियो आनंद लो। सरदार जी के साथ यात्रा का काम पड़ा, इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं जिसकी हद नहीं। मेरे से पानी की बोतल नहीं खुल रही थी, सरदार जी मेरे से चिल्लाए, तुम इंदौर वाले पोहे खा कर कमज़ोर हो गए, घी भी खाया कर। मुझसे बोतल ली, खोल के मेरे हाथ में दे दी। मैंने कहा ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे। सामने एक महिला बैठी थी, उसका टिफ़िन नहीं खुल रहा था, उसने मेरी तरफ बढ़ाया कि ये टिफ़िन खोल दे बेटा। मैंने कहा इधर दे, सरदार जी को घी इन्होंने खाया है। ये फिर मेरे पे चिल्लाए, तुम इंदौर वाले पोहे खा कर कमज़ोर हो गए, घी भी खाया कर। इन्होंने टिफ़िन का ढक्कन खोल दिया। अब मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा बहुत बेइज्जती अपनी और पोहे की हो चुकी है। मैं खड़ा हुआ, ट्रेन की जंजीर पे हाथ रखा। मैंने कहा सरदार जी मेरे से ये जंजीर नहीं खींची जा रही है। सरदार जी बोले तुम एमपी वाले पोहे खा के कमज़ोर हो गए, पोहे खा के भी किसी ने जंजीर खींची है, घी भी खाया कर। इन्होंने दिया झटका और ट्रेन रोक दी। पुलिस वाले आए, जंजीर किसने खींची?
घी इन्होंने खाया है। पुलिस वाले इनको ले जाने लग गए, मैंने पीछे से आवाज़ लगी, मैंने कहा सरदार जी तो कब की है, मैंने कहा कभी कभी पोहे भी खा लिया करो। तो आप देखो, मैं ये इन्होंने वीर रस की कविता पढ़ी, हिरेंद्र भाई ने गीत पढ़े, मैं कोई बात नहीं करूंगा। मैं वीर रस की भी नहीं करता हूँ, न प्रेम मोहब्बत की करता हूँ। प्रेम मोहब्बत की कविताएं तो मैंने इसलिए लिखना बंद कर दिया सर, 20 साल पहले लिखी जब इनकी उम्र में थे। अब 20 साल पहले हो गई शादी, अब न तो प्रेम बचा न मोहब्बत बची, हाँ शादी बची। और शादी में किचकिच बच्ची। लिखना क्यों बंद कर दिया? आपकी भी यही हालत हो तो तालियां बजाना क्यों लिखना बंद कर दिया? कि मेरी भावनाएं हद से ज्यादा पावन पुनीत स्वच्छ हो गई, क्योंकि अपनी कुल्लू मनाली की वादियां भी कच्छ हो गई। और मैं कलेजे पर पत्थर रखकर ये ना करता तो क्या करता, हमारे जमाने की सारी चिपकलियां मगरमच्छ हो गई। तो इसलिए लिखना बंद कर दिया। अच्छा, हम तो नए जमाने के लड़के हैं, हमको दूसरों के भी पाप पुण्य भोगना है। मैं, मोहित भाई और सरदार जी बाहर खड़े हुए, भगवान प्रकट हुए अभी थोड़ी देर पहले। तुम तीनों का फैसला आज होगा। सबसे पहले मेरा नंबर आया। भगवान ने एक बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले अतुल वाला बाकी का जीवन इसके साथ गुजारना है। मैंने कहा महाराज मैंने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए? भगवान बोले तुमने बचपन में चिड़िया मार दी थी। फिर मोहित भाई का नंबर आया, इनके लिए भी भगवान ने बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले मोहित बाकी का जीवन इसके साथ। ये बोले महाराज मैंने कौन से गुनाह किए? भगवान बोले तुमने भी बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। फिर सरदार जी का नंबर आया, भगवान ने एक 18-20 साल की सुंदर अप्सरा बुलवाई। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भगवान प्रताप फौजदार ने जीवन में ऐसे कौन से अच्छे काम किए? भगवान बोले सरदार के अच्छे काम को गोली मारो, इस अप्सरा ने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। तो आज सरदार जी के लिए एक बार ताली बजाओ जरा जोरदार। मैंने कहा ना मैं प्रेम मोहब्बत की कविताएं नहीं लिखता हूँ, क्योंकि क्या है भाई साहब शर्मा जी, एक तो क्या हाइट नहीं है, ऊपर से कलर वाइट नहीं है। एक तो हाइट नहीं, ऊपर से कलर वाइट नहीं, शरीर के अंदर वेट नहीं, शरीर के ऊपर फैट नहीं, और तो और ढंग का नहीं है थोबड़ा। अब बताओ कैसे मरे अपने पे रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा? कि अब बताओ कैसे मरे अपने पे रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा? अरे आजकल की लड़कियां तो प्रेमी को खूंटी पर कपड़ों की तरह टांगती है, खुद भले ही सुरपनखा हो पर लड़का ऋतिक रोशन मांगती है। और जब अपने को मालूम है कि अपने में ऋतिक रोशन बनने का नहीं है कायदा, तो फिर जबरदस्ती अमरीश पुरी बनने से भी क्या फायदा? इसलिए मैं तो ये टेंशन ही नहीं पालता हूँ। मेरे तो जीवन में संकट कितने ही आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे टाइम पर चाय वाला आए कुछ भी आए, मैं इसको रोकता नहीं हूँ, क्योंकि क्या पता भगवान जाने कब ये चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए। मेरी रख देना, मैं बाद में पीऊँगा। अब समझ में आया कि ये सपना सोनी काय के लिए गई थी। चाय वाले को लाने का काम इन्होंने ही किया है। बेटा ये तो वहीं गई थी, तूने कहा था ना छिपकली मगरमच्छ बन गई। हाँ नहीं चाय वाले को लेके आई है। ऐसे ही काम अभी 29 तक करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। सबको ही बांटोगे? तुम्हारे चक्कर में मेरी मूंगफली नहीं बिक रही है। बढ़िया पिलाओ, खिलाओ पिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो मेरे से मेरी पत्नी बोली आप सब पे कविता सुनाते हो, मुझ पे भी कुछ सुना। मैंने कहा देख देवी ये काम मेरे से बिल्कुल नहीं होगा। उसने ज़्यादा जिद पकड़ी तो मैंने उसको 2 पंक्तियाँ सुनाई, कविता का आनंद लेना। मैंने कहा कि तू मेरी करीना कपूर और मैं तेरा ऋतिक रोशन, तू मेरी दांत खाज खुजली और मैं तेरा जालिम लोसन। मैं इससे ज़्यादा टेंशन प्रेम मोहब्बत का लेता ही नहीं हूँ। अच्छा राजनीति पर क्या कविता करना?
ये सब बात करते हैं राहुल गांधी पे कविता लिखते, मैं बिल्कुल नहीं लिखता हूँ, क्योंकि वो हमारे कुल गुरु हैं। उन पे कहा, अच्छा ये अभी सपना जी कह रही थी उसकी शादी नहीं हो रही है। मैंने कहा मुझे पता है शादी क्यों नहीं हो रही है, उसमें आगरा का बड़ा योगदान है। तो क्या, मैंने कहा कि राहुल गांधी, अब आनंद लेना, राहुल गांधी जब लड़की देखने जाते हैं शादी के लिए, वो एक प्रश्न हर लड़की से पूछते हैं, लड़की उसका जवाब नहीं दे पाती है और शादी टूट जाती है। इन्होंने कहा कि क्या पूछते हैं? मैंने कहा राहुल गांधी लड़की से पूछते हैं कि बता पंछी पेटे की असली दुकान कौन सी है। भाई अच्छा लगा हो तो थोड़ी तालियां दीजिए। कमाल, अतुल जिंदाबाद भाई, अतुल कमाल है तेरा। इसलिए उनकी शादी नहीं हो पा रही है। अच्छा भाई साहब, अपन तो ब्रज के हैं, मजा आ गया यार। कृष्ण की कविताएं हुई, अभी और होगी। हमको कितने ही साधु महात्मा संत आ जाए सुधारने के लिए, हम सुधरने वाले नहीं हैं, सुधर ही नहीं सकते हैं। आप देखो कथा प्रवचन का ट्रेंड चल रहा है भाई साहब, बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, लाखों की भीड़ आ रही है। हमारे यहाँ इंदौर में भी एक कथा हुई, मेरी घरवाली ने जीत पकड़ ली कि मैं प्रवचन सुनने जाऊंगी, मैं प्रवचन सुनने जाऊंगी। मैंने कहा इसको जाने दो, वरना इसके प्रवचन अपने को सुनना पड़ेंगे। सुबह से गई, शाम को आई 7 बजे, पसीने में तर बतर। मैंने कहा कैसे थे प्रवचन? अब आनंद लेना, क्यों नहीं सुधर सकते हैं? पसीने में तर बतर। मैंने कहा कैसे थे प्रवचन? तो बहुत बढ़िया। मैंने कहा महाराज जी ने क्या कहा प्रवचन में? बोले 2 किलोमीटर दूर पार्किंग थी, पूरा रेड कारपेट बिछा था, ऊपर टेंट लगा था, धूप नहीं लगी। मैंने कहा बहुत अच्छा टेंट लगा था। महाराज ने क्या कहा प्रवचन में? बोले ऐसे झूले लग रहे, 50 फीट ऊपर झूला, चक्री वाला झूला, जो झूले में बैठा है वो 50 फीट से प्रवचन सुन रहा है। मैंने कहा कि झूले बहुत अच्छे थे। महाराज ने क्या कहा प्रवचन में? बोले ऐसा भंडारा चल रहा, साबूदाने की खिचड़ी, गाजर का हलवा, छाछ की व्यवस्था, पानी बोतल से पीने को मिल रहा है। मैंने कहा भंडारा बहुत अच्छा था, खिचड़ी बहुत अच्छी बनी थी। महाराज ने क्या कहा प्रवचन में? बोले 2 लाख लोग थे पंडाल में, खाली सिर ही सिर दिख रहे थे, 1 लाख आदमी बाहर घूम रहा था। मैंने कहा 2 और 1 3 हो गए। पर महाराज ने क्या कहा प्रवचन में? बोला तुमको तो मेरे से लड़ने का बहाना ही चाहिए, जब से तुम्हारी सुई अटकी है। क्या कहा महाराज ने प्रवचन में? क्या कहा महाराज ने प्रवचन में? तुम में इतनी अकल नहीं है? जब इतनी भीड़ भाड़ हो तो समझ में आता है क्या कि क्या कहा महाराज ने प्रवचन में? एक बार जोरदार तालियां जिनके हाथ खाली हैं। अतुल जिंदाबाद, अतुल जिंदाबाद यार, भगवान